CH-33 नूर को आए सीजर अटैक्स। नूर को सब कुछ याद आ गया। उन तीनों यूवी, आयु और नील को इतना एक्साइटेड देखकर अद्वितीय अपने दिल से खुश होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी नाउ। यहाँ मेरे दोनों भाई मेरी एंजल को अपने दिल से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी अभी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि ये लोग मिलकर मेरे बेबी को पूरा बिगाड़ देंगे। पर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद ये चाहता हूँ कि उसे इतना प्यार मिले जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस बच्ची के पास उसके अपने होने के बाद भी वो मासूम सी जान अपनों के प्यार के लिए तरसी है। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उसे इतना प्यार मिलेगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। अद्वितीय अपनी दुनिया में ही खोया हुआ होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर करता है। तभी कुछ 2 से 3 मिनट बाद आयु की नज़र अद्वितीय पर पड़ती है, जो अभी वहां उसके आगे बैठा था। तभी आयु अद्वितीय के माथे पर पसीना देखता है और ये देखते ही उसे चिंता होती है। आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, अदु क्या हुआ बेबी? तू इतने एसी रूम में इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आयु की बात सुनकर यूवी और नील भी अद्वितीय की तरफ देखते हैं और वो दोनों भी परेशान होते हैं। तभी अद्वितीय अपने माथे का पसीना साफ करते हुए आयु और साथ में उन दोनों से कहता है, पता नहीं भाई, मुझे अचानक से बहुत घबराहट हो रही है। दिल बहुत घबरा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा हो रहा है। अद्वितीय की बात सुनते ही यूवी अद्वितीय से कहता है, नहीं, सब ठीक है अदु, वो तो ज्यादा ही सोच रहा है, तो शायद उसी वजह से तुझे घबराहट हो रही होगी। आयु और नील भी यूवी की बातों से सहमत होते हैं, पर अद्वितीय का दिल नहीं मानता और वो उनसे कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी वो ब्लैंक होकर कहता है, एंजेल। इतना कहकर अद्वितीय वहां से उठता है और भागते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ जाता है। अद्वितीय को ऐसे भागता हुआ देखकर वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं। जैसे ही अद्वितीय अपने रूम का दरवाजा खोलकर वही दरवाजे से अंदर बेड की तरफ देखता है, तभी उसके आंखों के आगे जो नजारा था, उसे देखते ही अद्वितीय की सांसें थम जाती हैं। अद्वितीय के पीछे वो तीनों भी आते हैं और वो नजारा देखकर उन्हें भी गहरा सदमा लगता है। वो देखते हैं कि कैसे नूर को सीजर अटैक्स, मिर्गी, आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी झटके मार रही थी। ये अटैक्स नूर को उस ड्रग की वजह से आ रहे थे, जिससे उस बच्ची का दिमाग बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हो गया था। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय सांस लेना भूल जाता है और उसके पैर वहीं जम जाते हैं। तभी यूवी अद्वितीय के कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपनी डरी हुई आवाज में उससे कहता है, अदु तू यहाँ खड़ा क्यों है? देख ना, प्रिंसेस को सीजर अटैक्स आ रहे हैं, देख कैसे तड़प रही है बच्ची, कुछ करना। अद्वितीय सब कुछ भूलकर नूर की तरफ भागता है और देखता है कि नूर को बहुत ही ज्यादा इंटेंस अटैक्स आ रहे थे और उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। अद्वितीय के पीछे वो तीनों भी आते हैं। तभी नूर की ऐसी इतनी बुरी हालत देखकर आयु अपनी नम आंखों से अद्वितीय से कहता है, अदु कुछ करना, देख रैबिट की हालत बिगड़ रही है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के उनसे कहता है, आई नीड टू स्टॉप हर सीजर्स फर्स्ट। वो लोग बस अपना सिर हिलाते हैं और तभी अद्वितीय नूर के पास बेड के ऊपर आता है। सबसे पहले अद्वितीय नूर को एक राइट साइड पर सुलाता है और उसके लेफ्ट लेग को आगे की तरफ बेंड करता है और फिर नूर के लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ से उसके राइट चीक पर रखता है।
उस पोजीशन में कुछ ही देर में नूर के सीजर्स तो रुक जाते हैं, पर नूर सांस लेने के लिए झटपटाने लगती है। नूर को ऐसे देखकर वो चारों पैनिक होते हैं। तभी अद्वित्य उन तीनों की तरफ देखते हुए अपनी डरी हुई आवाज में उनसे कहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर था ना घर में, वो लेकर आओ, बेबी को ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तभी यूवी ब्लैंक होते हुए अद्वित्य को बताता है, अदू वो सिलेंडर तो मैंने सर्वेंट्स क्वार्टर में दिया था पिछले महीने, अभी हमारे पास कोई भी सिलेंडर नहीं है। यूवी की बात सुनकर अद्वित्य अपने चेहरे को रब करता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, गॉड, अगर ऐसे ही रहा तो। नहीं नहीं, मैं मेरी एंजल को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अद्वित्य नूर की बॉडी को ऊपर की तरफ उठाता है और नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल, मुझे पता है आप मेरी बात सुन सकते हो, तो प्लीज सांस लेने की कोशिश करिए, कम ऑन बेबी। अद्वित्य नूर को समझा तो रहा था, पर एक सेकंड के साथ नूर की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी, जिसे देखकर उन तीनों, यूवी, आयु और नील, की आंखों से अभी आंसू भी बहने लगे थे। अद्वित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो नूर को बेड पर सुलाता है और नूर के हाथ की कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करता है, जो अभी तेजी से ड्रॉप हो रही थी। नूर लंबी लंबी सांसें भी ले रही थी और अभी उसे बुखार भी था। अद्वित्य एक बार नूर के माथे पर किस करता है और फिर अपने रूम से बाहर भागता है। 1 मिनट बाद अद्वित्य वापस से रूम में आता है और इस वक्त उसके हाथ में एक पैकेट था। अद्वित्य उस पैकेट को बेड पर खाली कर देता है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तभी अद्वित्य उन इंजेक्शंस को फिल करते हुए यूवी से कहता है, भाई प्लीज आप बेबी को टर्न करो, मुझे उसे ये इंजेक्शंस देने होंगे। अद्वित्य की बात सुनकर यूवी जल्दी से बेड के पास आता है और फिर बहुत धीरे से नूर को उसके पेट के बल सुलाता है। जैसे ही यूवी नूर को टर्न करता है, तभी आयु सबसे पहले उस मासूम बच्ची की तरफ देखता है और फिर अद्वित्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अदू तो रैबिट को चेक कर ले, हम तब तक बाहर ही वेट करते हैं। अद्वित्य सिर्फ अपना सिर हिलाता है और वो तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं और यूवी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर रूम में अद्वित्य 2 इंजेक्शंस रेडी करके रखता है और फिर बहुत धीरे से नूर का शॉट नीचे करता है और कुछ ही सेकंड्स में अद्वित्य उसे वो दोनों इंजेक्शंस लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद अद्वित्य उस जगह को धीरे से रब करता है और नूर के सिर पर किस करते हुए उससे कहता है, आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे बेबी एंजल, अदू है ना आपके पास, वो बहुत जल्दी आपको ठीक कर देंगे। इंजेक्शन की वजह से नूर की हालत पहले से काफी बेहतर थी, तो अद्वित्य नूर को वैसे ही रहने देता है और फिर उसको एक बेडशीट से कवर करते हुए अपने रूम का दरवाजा खोलता है। वो तीनों बाहर ही खड़े थे और जब वो लोग अद्वित्य को देखते हैं, तभी यूवी अपनी डरी हुई आवाज में अद्वित्य से पूछता है, अदू प्रिंसेस कैसी है और उसे ऐसे सीजर्स क्यों आ रहे थे। तभी अद्वित्य अपने इमोशनलेस एक्सप्रेशन और प्लेन आवाज के साथ यूवी से कहता है, उसे सीजर्स उस हैवी ड्रग की वजह से आए हैं भाई। आज उसकी हालत सच में बिगड़ चुकी थी और ये आगे भी हो सकता है। जो ड्रग मेरी एंजल को दिया गया है वो कोई साधारण सा नहीं है, उसके इफेक्ट से उस मासूम ने अपनी मेमोरी खो दी, तो थोड़ा आप ही सोचिए ना कि वो कितना हार्मफुल हो सकता है। अभी उसे 24/7 देखभाल की जरूरत है और ऐसे में हम उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी आयु अद्वित्य के कंधे को रब करते हुए उससे कहता है, तू परेशान मत हो अदू, हम है ना, हम सब मिलकर रखेंगे ना रैबिट का ध्यान और देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आखिर ये डॉक्टर अद्वित्य वीर सिंह कब काम आएंगे? तूने मेडिकल की इतनी स्टडी की है तो क्या तू उसे ऐसे ही वेस्ट करेगा? ये सही वक्त है अपने इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े डॉक्टर होने का फायदा उठा और बचा अपने बेबी एंजल को। क्योंकि जो तू कर सकता है ना अदू, वो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। याद रख।
आयु की बातों से सहमत होते हुए यूवी भी अद्वितीय से कहता है, हाँ अदु, आयु बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अब तुझे ही कुछ करके इस बच्ची को पहले की तरह बिल्कुल ठीक करना होगा। अदु, क्या कोई मतलब 0% भी चांसेस नहीं है प्रिंसेस की मेमोरी बैक लाने के? तभी अद्वितीय पूरा ब्लैंक होते हुए यूवी को बताता है, वी हैव ओनली 30% चांसेस भाई, पर उसमें भी पूरे 70% का रिस्क है एंजल की जान को। कुछ भी हो सकता है भाई, और मैं अब किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरी कोशिशों को कामयाब बनाना ये भगवान के हाथ में है, मेरे नहीं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, पर हूँ तो एक साधारण इंसान ही ना, और इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, पर भगवान चमत्कार करते हैं। मैं भगवान से बस यही प्रे करूंगा कि अब वो ही कुछ चमत्कार करे और मेरी एंजल को पूरी तरह से ठीक कर दे। वो तीनों भी अपना सिर हिलाते हैं और फिर वही अद्वितीय के रूम में ही बैठ जाते हैं। अद्वितीय नूर के पास आकर बैठता है और उसके बालों को पीछे से सहलाकर किस करता है। कुछ 2 घंटों बाद नूर बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और देखती है कि वो अपने पेट पर सोई हुई थी। तभी उसकी नजर वहां पर बैठे अद्वितीय पर पड़ती है, जिसकी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। नूर तभी इधर उधर देखने लगती है तो उसे वो तीनों भी सोफे पर बैठे बैठे सोए हुए दिखते हैं। तभी नूर फिर से अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखती है, जिस पर अभी सूखे आंसुओं के निशान दिख रहे थे। वो देखते ही नूर को ये तो समझ में आता है कि अद्वितीय रोया था। अद्वितीय ने नूर का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से नूर की आंखों में आंसू आते हैं और वो अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, मैं क्या इतनी गंदी बच्ची हूँ कि अंश सर ने नूर के साथ वो सब किया। मेरे को अभी भी बहुत दुख रहा है, पर उन्होंने मेरे साथ वैसा क्यों किया। मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी। वो बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे। उन्होंने नूर को बेल्ट से भी मारा था और फिर वो सब गंदा भी किया। सबको लग रहा है कि नूर को कुछ भी याद नहीं है, पर जब मैं सोई थी तब मुझे सिर में बहुत जोर से पेन हुआ और सब धुंधला सा दिखने लगा था। नूर को किसी के चेहरे नहीं दिखे, पर अभी थोड़ी देर पहले वो सब कुछ दिखने लगा और चेहरे भी दिखे। मुझे पता है ये अद्वितीय अदु है और इन्होंने मुझे यहाँ लाया, पर क्या ये भी अंश सर की तरह मुझे पनिश करेंगे? और क्या मैं इन्हें बता दूं कि नूर को सब कुछ याद आ गया है कि अंश सर कितने बुरे हैं और उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा बुरा किया है। CH34 नूर के बिग बी, भीयू और भाई। अब से अदु नूर के लिए उसके मम्मा पापा जैसे हैं। राठौड़ विला। इस वक्त रागिनी हॉल में इधर से उधर घूम रही थी तो वही आर्यन अपने लॉयर से बात कर रहा था। तभी रागिनी आर्यन से कहती है, हमने उस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ा? अगर उसे भी तभी मार देते जब हंस ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक नंबर की मनहूस है वो हमारे लिए। तभी आर्यन रागिनी के पास आते हुए उससे कहता है, शांत हो जाओ रागिनी, और रही बात उस लड़की की तो चिंता मत करो। मैं बहुत ही जल्द उसे उसके प्यारे मम्मा पापा के पास भेज दूंगा, पर अभी के लिए हमें अंश को बाहर निकालना है। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, सुबह होते ही हम अंश को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। रागिनी बस अपना सिर हिलाती है और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं पैराडाइज अद्वितीय के रूम में नूर अभी भी अपने मन में सोचती है, नूर को अंश सर ने हमेशा पनिश किया, पर मेरी दिदू ने कभी मुझे सेव नहीं किया। क्यों? वो तो नूर की दिदू थी ना, तो फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं बचाया। सब गंदे हैं, सब। नूर सबसे नफरत करती है और नूर अभी किसी के पास नहीं जाएगी। बेचारी बच्ची, उसके आंखों के आगे वो नजारा घूमने लगता है जो उसके साथ इन 12 सालों में हुआ था। ना चाहते हुए भी नूर की सिसकियां निकलने लगती हैं और वो जोर
जोर से रोने लगती है। नूर के रोने की आवाज सुनते ही अद्वितीय झट से उठ जाता है और उसके साथ साथ वो तीनों भी उठते हैं। तभी उनकी नजर नूर पर पड़ती है, जो इस वक्त बेड पर बैठे जोरों से रो रही थी। जैसे ही वो नूर को रोता हुआ देखते हैं, अद्वितीय नूर के करीब आता है और वो तीनों भी नूर के पास आते हैं। नूर को इतना रोते हुए देखकर अद्वितीय नूर को अपनी गोद में बिठाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। नूर भी अद्वितीय के सीने में अपने चेहरे को छिपाकर रोने लगती है और रोते हुए नूर अपने दोनों हाथों में अद्वितीय के शर्ट को पकड़ लेती है। नूर ने अद्वितीय के शर्ट को इतना कस के पकड़ा हुआ था, जैसे अद्वितीय उससे कहीं दूर चला जाएगा। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाता है, क्योंकि नूर की पीठ पर जख्म होने की वजह से वो उसकी बैक रब नहीं कर सकता था। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उसके बालों पर किस करता है और फिर अपनी चिंता भरी आवाज में नूर से पूछता है, बेबी एंजल क्या हुआ? आपने कोई बैड ड्रीम देखा बेबी? बताइए अदू को। तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है, पर तब तक नूर का पूरा चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे में खून जमा हुआ है। नूर पहले से ही बहुत ज्यादा गोरी थी और इसी वजह से उसके थोड़े से रोने से भी उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता था। नूर के इतने ज्यादा लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए अद्वितीय नूर से कहता है, एंजल कब से रो रहे हो आप? देखिए आपका फेस कितना ज्यादा रेड हो चुका है बेटा। आई थिंक आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो इसी वजह से जल्दी इफेक्ट दिखते हैं। एसएचएच बस अभी रोना बंद करिए और बताइए अदू को कि क्यों इतना रो रहे हो आप? तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय की तरफ देखकर उससे कहती है, मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ क्या अदू? जो अंश सर ने नूर के साथ वो गंदा किया। नूर की बात सुनकर अद्वितीय और बाकी सब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी अद्वितीय के दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है। तभी अद्वितीय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मतलब आपको वो सब कुछ याद? तभी नूर अद्वितीय की बात को काटते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ, नूर को सब कुछ याद आ गया कि उन लोगों ने मुझे कैसे कैसे पनिश किया। बहुत बुरे हैं, सब बहुत बुरे हैं, पर सबसे ज्यादा बुरे तो अंश सर और दिदू है। उन्होंने हमेशा नूर को परेशान किया, मुझे बहुत बड़ी और डरावनी सजा भी दी। आपको पता है उससे मुझे बहुत दर्द होता था, पर मैंने कभी भी किसी से उनकी शिकायत नहीं की, क्योंकि नूर तो मम्मा की ब्रेव बेबी है। पर उस दिन अंश सर ने नूर के साथ सब गंदा गंदा किया और उससे नूर को बहुत पेन भी हो रहा था, पर उन्होंने नहीं सुना। अब नूर कभी उनके पास नहीं जाएगी, उनसे बात नहीं करेगी, गंदे है वो। नूर की इतनी दर्दभरी बातें सुनकर उन चारों के आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी अद्वितीय झट से अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर नूर के रुई से भी नरम गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, अब आपको उनके पास जाने की कोई जरूरत भी नहीं है एंजल, और ना ही अदू आपको उनके पास भेजेंगे। आप मेरी बेबी एंजल हो और अभी आप मेरे साथ यही रहोगे। अब से ये आपकी फैमिली है बेबी। आई एम सो हैप्पी कि आपको सब कुछ याद आ गया, पर आप अदू से एक प्रॉमिस करिए कि अभी आप वो सब फिर से सोच सोच कर अपने दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दोगे, और अगर आपके सिर में एक हल्का सा भी पेन हुआ तो आप झट से अदू को बताओगे। प्रॉमिस करिए बेबी एंजल। तभी नूर अदू की तरफ देखती है और फिर अपनी पलकों को झपकाते हुए अद्वितीय से कहती है, प्रॉमिस। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर को हग करते हुए उससे कहता है, दैट्स लाइक एडूज गुड बच्चा। तभी नूर की नजर उन तीनों पर पड़ती है, जो सिर्फ उसे ही उनकी चमकती हुई आंखों से देख रहे थे। तभी नूर अद्वितीय के ब्रॉड चेस्ट में अपनी छोटी सी उंगली को पोक करते हुए अद्वितीय से पूछती है, अदू ये तीन बिग बॉयज कौन है? नूर तो इनको नहीं जानती। तभी अद्वितीय धीरे से नूर को अपनी गोद में आगे उनके की तरफ मुंह करके बिठाता है
पर वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वो नूर की पीठ को टच ना करे, जिससे उस बच्ची को फिर से तकलीफ होगी। तभी अद्वितीय पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप इन्हें नहीं जानते, क्योंकि आप इन तीनों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना बेबी। पर कोई बात नहीं अदू, अभी आपका इन तीनों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो आप भी इन्हें जानने लगोगे। हम नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय यूवी की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, हाँ तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है अदू के सबसे बड़े भाई युवराज भाई, जिन्हें हम सब यूवी भाई बुलाते हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये ना अदू के लिए उनके मम्मा पापा दोनों है, तो अदू कभी भी इनकी कोई बात नहीं टालते। पर ये ना कभी कभी आपके अदू को बहुत डांटते भी है और कभी कभी तो मारते भी हैं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर पहले डर जाती है, पर फिर उसके दिमाग में नूपुर की एक बात आती है। तभी नूर अद्वितीय के हाथ, जो इस वक्त नूर के पेट पर था, पर अपना हाथ रखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में उससे कहती है, आपको पता है अदू, एक बार ना मम्मा ने नूर को कुछ बताया था, जब नूर छोटू थी तभी, पर आज भी उनकी बात मेरे को याद है। मम्मा ने नूर से कहा था कि कभी भी मम्मा पापा उनके बेबिज के लिए बैड नहीं सोचते, क्योंकि वो तो अपने बेबिज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना। और आपने अभी तो कहा कि ये यूवी आपके मम्मा पापा दोनों है, तो इसका मतलब ये भी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप ना इनसे गुस्सा नहीं होना। हाँ। नूर की इतनी प्यारी और दिल को छू जाने वाली बात सुनकर उन सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तभी यूवी नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला प्रिंसेस, बट ये बात आपके अदू के समझ में नहीं आती ना, इसीलिए तो मुझे उन्हें डांटना पड़ता है ना। पर मैं उनकी तरह आपको कभी भी नहीं डांटूंगा। अब से आपके अदू की तरह मैं भी आपका भाई हूँ। तभी आयु यूवी की बात को काटते हुए नूर से कहता है, और हम आयु और नील भी आपके भाई है रैबिट। आयु के मुंह से रैबिट सुनते ही नूर अपनी चमकती हुई आंखों से आयु से पूछती है, कहाँ है रैबिट? नूर को भी देखना है, आप बुलाओ उसे। नूर की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर अद्वितीय पीछे से नूर के फुले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरा इनोसेंट बच्चा, उन्होंने आपको ही रैबिट बोला है बेटा। उन्होंने आपको ये क्यूट सा निकनेम दिया है, क्योंकि आप भी तो रैबिट की तरह बहुत छोटू से हो ना। तभी नूर अपने होठों को बड़े से ओ के शेप में बनाती है। तभी नूर अद्वितीय से पूछती है, क्या ये दोनों भी आपके भाई हैं अदू? इस पर आयु नूर के फुले हुए गालों को बहुत धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, हाँ रैबिट, मैं भी आपके अदू का बिग ब्रदर हूँ और मेरा नाम आयुष है, पर सब मुझे आयु बुलाते हैं। ये नील है और ये आपके अदू के फ्रेंड है, तो यूवी भाई की तरह हम दोनों भी आपके भाई हुए ना। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए आयु से कहती है, यस यस। नूर आपको भैयू बोलेगी तो चलेगा ना? आयु सिर्फ अपना सिर हिलाता है। तभी नूर यूवी की तरफ देखकर उससे कहती है, आप सबसे बड़े हो तो नूर आपको बिग ब्रदर बोलेगी और आपको नील भाई चलेगा ना? तभी वो तीनों एक साथ नूर से कहते हैं, दौड़ेगा प्रिंसेस रैबिट क्यूटी पाई। तभी अचानक नूर के नीली नीली आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर वो चारों लड़के घबरा जाते हैं। तभी आयु नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ रैबिट, आप रो क्यों रहे हो? तभी नूर रोते हुए आयु से कहती है, नूर को उसके मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है भीयू। अगर आज मेरे पास मम्मा पापा होते तो वो उनके बेबी को प्रोटेक्ट करके रखते और फिर कोई भी नूर को पनिश नहीं करता। नूर को उसके मम्मा पापा चाहिए। बेचारी छोटी सी बच्ची अपने मम्मा पापा को याद करते ही रो देती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर अद्वितीय झट से नूर को अपनी एक थाई पर बिठाता है और फिर नूर का सिर अपने सीने पर रखकर उसे हग करता है।
तभी अद्वितीय नूर के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, ऐसे चेचेचेच स्वीट हार्ट, ऐसे नहीं रोते ना, और आप तो उनके ब्रेव बेबी हो और बहादुर बच्चे नहीं रोते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो उसे आप ध्यान से सुनिए हम्मा। नूर उसी पोजीशन में अपना सिर हिलाती है और तभी अद्वितीय उससे कहता है, बेबी आपकी तरह हम तीनों के भी मम्मा पापा नहीं है, पर फिर भी देखिए हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। भले ही हमारे पास हमारे पेरेंट्स नहीं है, पर यूवी भाई ने कभी भी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो हमारे लिए हमारे सब कुछ है। मैं जानता हूँ, बेबी के एक बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले पाता, पर भाई ने हमारे दिल में उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई है। मैं आपकी लाइफ में आपके मम्मा पापा की कमी शायद कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, पर आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, बेबी की आज से मैं आपके लिए आपके मम्मा पापा की तरह वो हर एक चीज करूंगा जो शायद वो दोनों आपके लिए करते। मैं आपकी लाइफ में कभी उनकी जगह तो नहीं लूंगा, पर हाँ आपको माँ बाप का प्यार देने की जरूर कोशिश करूंगा, जिसके लिए आप तरसते आए हो। बेबी जरूरी नहीं होता कि हमारे सारे रिश्ते खून के ही हो, कभी कभी हमारे दिल से बनाए हुए रिश्ते भी खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा स्पेशल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब से आप मुझे वो सब कुछ बता सकते हो जो आप अपने मम्मा पापा को बताते अगर वो आज आपके पास होते। तो बोलिए अदू की लाइफ, क्या आप मुझे ये एक छोटा सा मौका दोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे बेबी की मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूंगा। तभी नूर सुबकते हुए कुछ देर के लिए अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखती है। वो तीनों अद्वितीय की तरफ देख रहे थे, तो वही अद्वितीय बस इसी आस से नूर की तरफ देख रहा था कि नूर उसे एक चांस दे दे, ताकि वो नूर को पूरे हक से वो सारी खुशियां और प्यार दे सके जिसके लिए वो बच्ची पिछले 12 सालों से तरस रही है। CH-35 अद्वितीय की नूर को मेडिसिन खिलाने की ट्रिक, नूर का ट्रॉमा और अद्वितीय का डर। नूर अद्वितीय की आंखों में देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में उससे पूछती है, आप नूर को कभी पनिश तो नहीं करोगे ना जैसे अंश सर करते थे? तभी अद्वितीय नूर को अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी, मैं कभी भी आपको हर्ट करने के बारे में अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोच नहीं सकता। मैं ना ही कभी जानबूझकर आपको हर्ट करूंगा और ना ही किसी मजबूरी में आकर। मेरे लिए आप मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी हो और हमेशा रहोगे। मेरी तरफ से कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी एंजेल। अगर आपको कोई डाउट है या आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तभी नूर अद्वितीय के शर्ट को अपने एक मुट्ठी में पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं, आज के बाद नूर आपको उसके सभी सीक्रेट्स बताएगी, जैसे मम्मा पापा को बताना था। आप हमेशा नूर के साथ रहोगे ना? तभी अद्वितीय एक बड़ी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, हाँ अदू की जान, अब से अदू हमेशा उनके छोटू बेबी के साथ रहेंगे, ओके? नूर अपना सिर हाँ में हिलाती है, पर तभी अचानक से उसे उसके लोअर बॉडी पार्ट में पेन होता है। दर्द की वजह से नूर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके ऐसे रिएक्शन देखकर अद्वितीय अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, बेबी एंजल क्या हुआ? आपको कहीं पेन हो रहा है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर बस चुप रहती है, जिसे देखकर अद्वितीय उसके छोटे और नाजुक से चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, आपने अभी मुझसे कहा था ना कि आप मुझे सब कुछ बताओगे और कुछ भी नहीं छुपाओगे, तो अभी आप अदू को बताइए कि क्या हुआ है। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है, पर फिर अपना सिर नीचे झुका लेती है। जब तक नूर एक बच्ची जैसा बिहेव कर रही थी, तब तक उसे ये होश नहीं था कि उसके आगे कौन है, कौन नहीं, और किसे वो बात बतानी चाहिए और किसे नहीं। पर अब वो पूरी तरह से ठीक थी और शायद इसी वजह से नूर को अद्वितीय को वो बात बताने में झिझक सी महसूस हो रही थी।
नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय थोड़ा सोचने लगता है और फिर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए अद्वितीय बहुत ही सॉफ्ट पर चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, बेबी एंजल, आपको पेन हो रहा है ना? आपके लोअर बॉडी पार्ट में? अद्वितीय के लास्ट वर्ड्स सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके आंखों में फिर से पानी भर आता है। तभी अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी इट्स ओके। मुझे पता है बेटा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा और इस बात का भी डर लग रहा होगा कि आप ये बात हमें कैसे बताओगे, क्योंकि यहाँ तो सब बॉयज है और एक लड़की को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल से ही शेयर करनी चाहिए। बेबी, ये गलत है और ये कहाँ लिखा है कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? एंजल, सभी बॉयज बुरे नहीं होते ना बेटा, कोई अच्छे भी होते हैं जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा ये क्यूट सा लिटिल बेबी मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करेगा। तो अभी आगे से अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे शेयर करोगे ना बेबी? अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाती है और फिर अपने सिर को अद्वितीय के सीने पर रखते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को उसके पेट से लपेट देती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए एक बार फिर से नूर से कहता है, अभी आप बिना किसी डर या झिझक के अदू को बताएंगे एंजल कि आपको अभी लोअर पार्ट में पेन हो रहा है। नूर अद्वितीय पर अपनी पकड़ को कसते हुए बस अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। तभी नूर अपनी आंसू भरी आंखों से अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, बहुत दर्द हो रहा है और टमी में भी पेन हो रहा है नूर की बात सुनकर यूवी अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसके बंद कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों की नसें दिखने लगती है। तभी यूवी अपनी आंख उगलती हुई आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अदू, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। He have to pay for it and I will gonna make sure about this। देख कैसे तड़प रही है बच्ची दर्द के मारे। तभी अद्वितीय बिना किसी इमोशन के अपनी सर्द आवाज में यूवी से कहता है, उसके किए की सजा तो उसे मिलेगी भाई, और इस सजा से वो चाहकर भी बच नहीं सकता और ना मैं ऐसा होने दूंगा। पर अभी के लिए ये बच्ची हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई आप एक काम करो ना, एक पेन किलर दो अभी का, मैं इसे मेडिसिन खिला देता हूँ। कल सबसे पहले इसे सेवन हिल्स लेकर जाऊंगा। अद्वितीय ने जानबूझकर हॉस्पिटल नहीं बोला, क्योंकि अद्वितीय को ये तो पता चल गया था कि नूर को हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसने हॉस्पिटल के बदले हॉस्पिटल का नाम ही बता दिया जिससे नूर को कुछ भी पता ना चले। पर अद्वितीय की बात सुनते ही यूवी और आयु अद्वितीय की तरफ देखते हैं, तो अद्वितीय उन्हें अपनी पलकें झपका कर कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर वो दोनों झट से समझ जाते हैं। तभी यूवी अद्वितीय की बात मानते हुए उसे एक पेन किलर देता है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल चलिए ये मेडिसिन खा लीजिए, इससे आपका पेन शू हो जाएगा। मेडिसिन का नाम सुनते ही नूर उस मेडिसिन की तरफ देखती है और फिर अपना सिरना में हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं खानी, ये बहुत कड़वी और गंदी होती है अदू। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगे तो पेन कैसे कम होगा? अच्छा तो यू वांट टू गो हॉस्पिटल और फिर वहाँ डॉक्टर आपको इंजी भी लगाएंगे, वो चलेगा आपको? नूर हॉस्पिटल, डॉक्टर और इंजेक्शन का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगती है और फिर रोते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं प्लीज आप नूर को वहाँ नहीं लेकर जाओ, मुझे बहुत डर लगता है प्लीज। तभी आयु बहुत ही धीरे से यूवी और नील से कहता है, लगता है रैबिट को अब तक ये बात पता नहीं चली कि अदू खुद एक डॉक्टर है। अदू को ये पता है कि रैबिट को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से डर लगता है, तभी तो उसने हॉस्पिटल के बदले सीधे सेवन हिल्स बोला। वो दोनों भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं।
तभी अद्वितीय नूर के लाल गालों को पकड़ के उन्हें सहलाते हुए नूर से कहता है, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, अदू आपको नहीं ले जा रहे हैं वहाँ, पर उसके लिए आपको ये मेडिसिन खानी होगी, तो प्लीज अदू की जान खा लीजिए ना। तभी नूर सुबकते हुए अपना सिरना में हिलाती है और ये देखते हुए वो तीनों भी परेशान होते हैं और अद्वितीय की तरफ देखते हैं, जो पहले से ही नूर की तरफ देख रहा था। उन तीनों को अभी नूर के लिए डर लग रहा था, क्योंकि अद्वितीय उन इंसानों में से नहीं था जो किसी के भी नखरे उठाए। अगर किसी ने अद्वितीय की बात को टाला या फिर उसे नहीं माना तो अद्वितीय अपने रौद्र रूप में आ जाता था। यहाँ नूर एक छोटी सी मेडिसिन खाने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी और इसी वजह से उन तीनों को ये डर लग रहा था कि कहीं अद्वितीय नूर पर ना बरस पड़े। तभी अद्वितीय नूर की तरफ सीधे उसकी आंखों में देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए एंजेल। नूर को कुछ समझ में नहीं आता कि अद्वितीय ने ये क्यों कहा, तो वहीं वो तीनों भी अद्वितीय की तरफ अपनी आंखों को बड़ा करके देखने लगते हैं। तभी अगले ही पल अद्वितीय बहुत धीरे से नूर की नाक को अपनी पिंच चुटकी में पकड़ता है और जैसे ही अद्वितीय नूर की नाक पकड़ता है तो वैसे ही नूर सांस लेने के लिए झट से अपना मुंह खोल देती है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए अद्वितीय नूर के मुंह में वो मेडिसिन डाल देता है और फिर उसे पानी पिलाता है। ये सब कुछ इतने जल्दी होता है कि नूर को कुछ समझ में ही नहीं आता, पर जब वो अद्वितीय की तरफ देखती है तब अपनी रुआसी आवाज में उससे कहती है, आप गंदे हो, आपने नूर को जबरदस्ती वो गंदी दवा खिलाई। तभी अद्वितीय नूर के आंसू साफ करता है और उसके फुले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, इसके लिए आपको मुझे जो सजा देनी है वो आप दे सकते हो, पर अभी चलिए इट्स माय बेबी एंजल्स निन्नी टाइम। तभी अद्वितीय उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मैं बेबी के पास ही हूँ तो आप लोग जाइए और सो जाइए। नील तू गेस्ट रूम में सो जा। अद्वितीय से कोई बहस ना करते हुए वो तीनों चुपचाप अपना सिर हिलाते हैं। तभी वो तीनों बारी बारी नूर के माथे पर किस करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तभी अद्वितीय नूर को उसके पेट पर सुलाते हुए उससे कहता है, बेबी आप कुछ दिनों के लिए ऐसे ही सो जाइए, क्योंकि आपको बैक पर लगी है तो अगर आप सीधे सोओगे तो उससे आपको बहुत दर्द होगा। आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोता हूँ। इतना कहकर अद्वितीय वहां से उठने ही लगता है कि तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए उससे कहती है, नहीं प्लीज आप मेरे पास ही सो जाओ ना। नूर को डर लग रहा है और अपने ही कहा था ना कि आप नूर के लिए उसके मम्मा पापा जैसे हो, तो मम्मा पापा उनके बेबी को अकेला नहीं छोड़ते ना। नूर की बात सुनते ही अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ओके मेरा छोटू बेबी, मैं यही हूँ आपके पास, तो अभी चलिए आप अपनी आंखें बंद करिए और सो जाइए। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद करती है, तो वहीं अद्वितीय नूर के बालों को सहलाने लगता है। जैसे ही नूर अपनी आंखों को बंद करते हुए सोने की कोशिश करती है, उसके आगे वो सीन चलने लगता है जब अंश ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। तभी वो घबराते हुए अपनी आंखों को खोलती है और बेड पर उठकर खुद में ही सिमट कर बैठ जाती है। बेचारी मासूम सी बच्ची के आंखों के आगे से वो नजारा जाता ही नहीं, पर जब वो अपनी आंखें बंद करती है फिर से उसे सब कुछ याद आता है। नूर खुद में ही सिमट कर रोने लगती है और अद्वितीय उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है और फिर चिंता भरी आवाज में नूर से पूछता है, बच्चा क्या हुआ, हा आप इतना डर क्यों गए। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और अगले ही पल किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके सीने से लिपट कर रोने लगती है। नूर को ऐसे रोता देखकर अद्वितीय बहुत परेशान हो जाता है और फिर कुछ देर तक उसे वैसे ही अपने दिल के करीब लगाए रखता है और साथ में उसके बालों को सहलाते हुए बार बार उसके बालों पर किस करता है। नूर इस वक्त ट्रॉमा में थी और उस पर वो खुद एक छोटी सिर्फ 17 साल की बच्ची थी।
उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसे वो चाहकर भी कभी अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद जब नूर थोड़ी सी शांत होती है, तभी अद्वितीय उसे अपने आप से अलग करता है और फिर उसके आगे पानी से भरा हुआ ग्लास बढ़ाते हुए उससे कहता है, बेबी फर्स्ट हैव लिटिल वाटर। देखिए कितना काँप रहे हो आप। इतना कहकर अद्वितीय नूर को पानी पिलाता है और फिर उसका आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, बेबी क्या हुआ? आप अदू को बोलिए। तभी नूर डर के मारे कांपते हुए अद्वितीय से कहती है, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है अदू। जैसे ही नूर ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो आंखें बंद करते ही नूर को वो सब दिखा जो अंश सर ने मेरे साथ किया था। नूर को बहुत डर लग रहा है, अदू और निन्नी भी नहीं आ रही है। नूर की बात सुनते ही अद्वितीय के माथे पर चिंता की कुछ लकीरें दिखने लगती है। तभी अद्वितीय नूर को अपने सीने से लगाए रखता है और अपने मन में सोचता है, गॉड, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। शी इज इन वेरी डीप ट्रॉमा एंड इट्स नॉट गुड फॉर हर। मुझे किसी भी हालत में मेरे बच्चे को ट्रॉमा से बाहर निकालना होगा, वरना इससे एंजेल की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी के लिए आई हैव टू काम हर डाउन फर्स्ट।